नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज एक बार फिर बात करेंगे दिल की। दौरा दिल का कसूर किसका। सबसे पहले तो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं डॉक्टर गौरव गांधी की, देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट थे। 41 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया। 16,000 से ज़्यादा सर्जरीज इन्होंने खुद की थी, तो इन्हें श्रद्धांजलि और इनके परिवार के प्रति हमारी संवेदना। लेकिन अपनी मौत के साथ डॉक्टर गांधी एक बड़ा सवाल छोड़कर गए हैं। डॉक्टर गांधी जो कि मात्र 41 साल के थे, पूरी तरह से स्वस्थ थे, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं, किसी तरह का कोई व्यसन नहीं, टीटोटलर थे, नो स्मोकिंग, एक्टिव थे, सब कुछ सही था और एक हार्ट स्पेशलिस्ट थे। लेकिन बावजूद उसके उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो अब हमारे बीच में नहीं है। तो आखिर क्या हो गया हमारे दिल को? एक के बाद एक खबरें, और अब तो एक ऐसे डॉक्टर चले गए जिनसे बेहतर शायद दिल को कोई समझता ही नहीं होगा। 16,000 सक्सेसफुल सर्जरीज आप किसको कहते हैं? और एक बड़े डॉक्टर जिन्होंने कितनों की जान बचाई होगी, आज वो खुद हमारे बीच में नहीं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है हमारे दिल को? ये एक बहुत बहुत बड़ा सवाल बन गया है। एक के बाद एक घटना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं थोड़ी बड़ी बड़ी बातें इस पूरे मामले की। शुरू से लेकर चलते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ। तो कुछ कहानी ऐसी कि रात की 2 बजे उनको डॉक्टर गांधी को छाती में दर्द हुआ था। जामनगर के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट थे डॉक्टर गांधी, और जैसा मैंने कहा कि उनको रात को 2 बजे के आसपास सीने में दर्द हुआ और उसके बाद वो खुद ही हॉस्पिटल गए 6 जून को। हॉस्पिटल जब वो गए तो वहाँ पर उन्होंने खुद ही, उन्हें लगा कि सब कुछ ठीक है। उन्होंने ECG करवाया जो कि नॉर्मल आया, और उसके बाद उन्हें लगा कि शायद उन्हें कुछ गैस्ट्रिक ट्रबल है, जिसके लिए बाकायदा उन्होंने दवाई भी ली, खुद को आधे घंटे 1 घंटे तक मॉनिटर भी किया और घर आ गए। लेकिन घर आने के बाद वो सुबह उठे तो उनको अचानक से बेचैनी हुई और उनकी वाइफ ने रिपोर्ट किया हॉस्पिटल को कि वो गिर गए हैं चक्कर खा के। हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ पर कोशिश की गई, उनको ECR दिया गया, उनकी तमाम चेकअप्स किए गए, लेकिन बदकिस्मती से डॉक्टर गांधी को बचाया नहीं जा सका। तो क्या बताती है ये घटना, इसी को आज जानने की कोशिश करेंगे, थोड़ा और समझेंगे। कई कार्यक्रम हम इस तरीके के कर चुके हैं लेकिन कोई जवाब आज तक हमें मिल नहीं पाया। आज एक और कोशिश होगी। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं फोर्टिस एस्कॉर्ट हार्ट रिसर्च सेंटर के सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विशाल रस्तोगी, BM बिरला हार्ट रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी डॉक्टर धीमान काहली और पब्लिक हेल्थ एनालिस्ट डॉक्टर समीर भाटी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर रस्तोगी, हम आपसे शुरुआत करते हैं। कहानी मैंने पूरी बता दी, क्या क्या घटा, किस किस तरीके से घटा। अब इतने बड़े डॉक्टर जो खुद 16,000 सर्जरी कर चुके हैं, और ऐसा भी नहीं कि अचानक घट गया, वो रात को उठे, वो हॉस्पिटल गए, उन्होंने अपना ECG किया, फिर उन्होंने अपने आप को मॉनिटर भी किया, वो घर आए, लेकिन फिर उनकी दिल का दौरा पड़ने से या कार्डियक अरेस्ट, आप बताएंगे एग्जैक्टली क्या उनकी मौत होती है। हम क्या माने, बैक टू बैक ऐसी घटना है और अब तक ऐसे व्यक्ति की घटना जिससे बेहतर शायद दिल को कोई समझता ना होगा। विपिन, बहुत आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया है, और सबसे पहले तो मेरी श्रद्धांजलि डॉक्टर गांधी के लिए, क्योंकि हमारी फील्ड के एक बहुत ही प्रोमिनेंट और अच्छे डॉक्टर थे। अनफॉर्चुनेटली जो भी हुआ उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज समझ में आई है कि जब उनको पहली बार दर्द हुआ तो उन्होंने एक ECG कराया, और वो बिकॉज ECG नॉर्मल था तो उन्होंने सोचा कि एसिडिटी है, और उसके बाद वो घर चले आए। ये एक ऐसा स्टेप था जो कि हमने कई बार देखा है कि पेशेंट्स के पहला ECG नॉर्मल आ सकता है, और अगर हमें शक है कि ये हार्ट की बीमारी हो सकती है तो हमें हॉस्पिटल में लंबे समय तक रुकना चाहिए। 2 ECG किए जाने चाहिए जो कि 8 आवर्स अपार्ट हो। कार्डियक सैंपल्स लेने चाहिए ब्लड कार्डियक एंजाइम्स के लिए, और उनकी रिपोर्ट आने के बाद और वो सब नॉर्मल होने के बाद ही हमें तसल्ली होनी चाहिए कि ये हार्ट की ट्रबल नहीं है, और तभी हमें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना चाहिए। ये रिकमेंडेशन शुरू से चलती आ रही है और ये हम फॉलो भी करते हैं। अनफॉर्चुनेटली जब हम देखते हैं कि बहुत ही यंग पेशेंट है जिसको कि कभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, कुछ और समस्या नहीं है, तो ये सस्पिशन थोड़ा कम हो जाता है कि हार्ट की ट्रबल नहीं होगी, और यही उन्होंने इसको हल्के लेकर के और वो घर चले गए। तो उनका हार्ट अटैक कंटिन्यूड रहा, और जब वो हार्ट अटैक में उनको सडनली एक वेंट्रिकुलर एरिथमिया जिसको हम कहते हैं, जो कि फाइनल इवेंट होता है, वो हुआ, जिसकी वजह से वो बाथरूम में गिर गए और बेहोश हो गए, और जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचे तब तक बहुत कुछ किया जाना पॉसिबल नहीं था। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा, बट आई वुड से कि इसको
अगर हम आगे से एक सबक लेना चाहते हैं तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सबक तो यही होगा कि किसी भी छाती के दर्द को हल्के में ना लिया जाए, और जो भी रिकमेंडेड है, डॉक्टर आपको अगर सलाह देता है कि आप अस्पताल में रुकिए, अगर वो सलाह देता है कि आपका एक ईसीजी नॉर्मल आया है, कोई बात नहीं, एक ईसीजी और करेंगे 2 घंटे बाद या 4 घंटे बाद, तभी हम ये माने कि हमको हार्ट अटैक नहीं है, और तभी जो है हम अपने आपको रिलैक्स करें। अदरवाइज इट इज इंपॉर्टेंट टू फुल्ली इन्वेस्टिगेट दिस एपिसोड। जी, तो डॉक्टर रस्तोगी, क्या इससे एक रेफरेंस निकालें? हालांकि आपने कहा कि प्रोटोकॉल भी ऐसा ही कहता है कि ईसीजी कोई श्योर शॉट तरीका नहीं है। मैं भी पढ़ रहा था कुछ रिपोर्ट्स, तो मैंने कहा कि 20 से 30% केसेस में हार्ट अटैक या हार्ट के साथ कुछ इशू होने के बावजूद ईसीजी नॉर्मल दिखाते हैं। मतलब ईसीजी एक ऐसी चीज है जिस पे आप ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हार्ट अटैक का जब भी हम डायग्नोसिस बनाते हैं तो उसके लिए हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। नंबर 1 चीज होती है ईसीजी, नंबर 2 चीज होती है कार्डियक एंजाइम्स जिनको कि हम कार्डियक ट्रोपोनिन कहते हैं, और तीसरी चीज होती है पेशेंट के टिपिकल सिम्टम्स। इन तीनों चीजों को देख करके इनमें से अगर 2 चीजें हमें पॉजिटिव मिलती हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि ये हार्ट की ट्रबल है, और तब हम पेशेंट का आगे इलाज करते हैं। अनफॉर्चुनेटली इनिशियल फर्स्ट आवर में अगर हम ईसीजी करें या कार्डियक ट्रोपोनिन्स करें तो वो नॉर्मल आ सकते हैं, इसलिए पहले घंटे के अंदर ये रिपोर्ट्स नॉर्मल आना ये हमें क्लियर नहीं करता कि हार्ट की प्रॉब्लम है नहीं है। अगर सिम्टम्स टिपिकल हैं तो हमें और रुक करके 2 घंटे के बाद में कार्डियक एंजाइम्स पॉजिटिव आते हैं, और ईसीजी को पॉजिटिव आने में 1 घंटे से लेकर के 2 घंटे का वक्त लग सकता है। तो इसलिए जरा सा भी अगर शक हो कि हार्ट अटैक है तो हमें वो प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए अस्पताल में रुकना चाहिए, मॉनिटर्ड बेड पे रहना चाहिए, क्योंकि इस पीरियड में एरिथमियाज होना, सडन कार्डियक अरेस्ट होना और सडन कार्डियक डेथ होना बहुत कॉमन है। अनफॉर्चुनेटली यंग पेशेंट्स में जिनके अंदर अभी हार्ट प्रिपेयर्ड नहीं है, ब्लॉकेजेस कभी पहले थी नहीं, केवल एक प्लाक रप्चर की वजह से हार्ट अटैक हो रहा है, वहां पर फर्स्ट हार्ट अटैक एंड फर्स्ट कार्डियक डेथ होना इज द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम रादर देन एंजाइना। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि अगर ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो उसको लाइटली ना लेते हुए हमें हॉस्पिटल में रुकना चाहिए और फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, अब तो क्योंकि डॉक्टर गांधी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन सवाल थोड़ा लाजमी होगा, पूछना जरूरी है ताकि ऐसी घटना से आगे बचा जा सके। आपने जो सारी बातें बताई, डेफिनेटली डॉक्टर गांधी जो कि खुद इतने बड़े कार्डियोलॉजिस्ट थे वो सब जानते होंगे। क्या उन्होंने उसको निगलेक्ट किया, या उन्हें लगा कि क्योंकि मेरे पास पहले कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है, शायद उनकी लिपिड प्रोफाइल भी ठीक, जैसा हमने पढ़ा कि डॉक्टर गांधी बहुत एक्टिव थे, कोई अलग से आदत नहीं थी, ड्रिंक नहीं करते थे, स्मोक नहीं करते थे, फिजिकली काफ़ी एक्सरसाइज वगैरह किया करते थे, तो क्या उन्होंने थोड़ा खुद को निगलेक्ट कर दिया? रुके तो ज़रूर आधा पौना घंटा, लेकिन शायद उन्हें और रुकना चाहिए था। देखिए, ये सब जो बातें हम कर रहे हैं दीज आर ऑल हाइंडसाइट, और हमेशा कहा जाता है कि पीछे का हाइंडसाइट हमेशा 6/6 होता है, सारा अच्छा दिखता है, सब साफ दिखता है। तो अब इस वक्त ये कहना बड़ा आसान है हम लोगों के लिए कि हम लोग उनको ऐसा करना चाहिए था और वैसा करना चाहिए था। उन्होंने उस वक्त जो ठीक समझा वो उस वक्त किया उन्होंने, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि अगर डॉक्टर्स अपने आप को सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करते हैं, और ये हम लोग बड़े कॉमनली देखते हैं कि मुझे ऐसा नहीं हो सकता, मैं सुनता आ रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम हो रही है, सब बीमार पड़ रहे हैं, सबको ये समस्याएं हो रही हैं, लेकिन ये मुझे नहीं हो सकता, ये मानसिकता से हम लोग चलते हैं और अपने स्वास्थ्य को नेग्लेक्ट करते हैं। तो ये कई बार हम लोग भी करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम लोगों को कोई तकलीफ, चेस्ट पेन होता है तो हम लोग भी उसको लाइटली में लेते हैं, जरूरी नहीं है कि हर बार उसका ईसीजी करें, लेकिन फिर भी अब ये सबक हमें जरूर लेना चाहिए। एक बहुत महंगा सबक मिला है, एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति की जान जाने से ये सबक मिला है, लेकिन सबको ये सबक जरूर ले लेना चाहिए कि अगर हार्ट के सिम्टम्स लगते हैं, जरा सा भी शक है कि हार्ट के सिम्टम्स हैं, तो उसको लाइटली ना लेते हुए प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। मैं समीर जी के पास जाऊं उससे पहले एक और सवाल छोटा सा, वो ये कि डॉक्टर साहब 41 साल मात्र थे, कोई पहले हिस्ट्री नहीं, सब कुछ नॉर्मल, सारा कुछ एक्टिविटी जितना हम समझ रहे हैं। एक चीज जरूर यहां पर ध्यान रखनी होगी, हमने ये भी पढ़ा कि वो 14 घंटे रोज काम करते थे। तो ये सब कुछ इतने यंग बंदे के साथ, इतने यंग फिट आदमी के साथ ऐसा हो गया, इसको क्या माने? फिर तो हर कोई खतरे में है। मतलब ये कोई पैरामीटर नहीं रह गया कि आप फिट हैं, आप एक्टिव हैं, आपका वजन भी कम है, आप प्रॉपर नींद भी ले रहे हैं। स्ट्रेस एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन दिल आपको कभी भी धोखा दे सकता है। सही कहा विपिन जी आपने। जो हार्ट के रिस्क फैक्टर्स हैं वो बड़े सारे हम क्लासिफाई करते हैं। कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जो कि आपने कहा कि हमें अपना खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, कोई स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए या बाकी सारी चीजें। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि मॉडिफाई हम नहीं कर सकते, और उन नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, और कुछ इस तरह की चीजें हैं जो कि हमें अभी तक पता ही नहीं है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हार्ट को अफेक्ट कर सकती हैं, विच इंक्लूड पास्ट इन्फ्लेमेशन बिकॉज ऑफ कोविड इन्फेक्शन। हमें नहीं पता कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स विपिन को, डॉक्टर गांधी को थे, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि ये कोई भी सिम्टम को ये मान के चलना कि हार्ट अटैक है, थोड़ा सा
अगर वो टिपिकल सिम्टम्स हैं तो हमें उसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर धीमान, तो अब ये बहुत चर्चा हो गई इसकी देश के अंदर, क्योंकि ये घटनाएं हम लगातार देख रहे हैं और ये सवाल फिर से मुझे पूछना ही पड़ेगा कि क्या कोविड के बाद, शायद आपका जवाब ये हो कि हमारे पास इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, लेकिन आपका अपना अनुभव जरूर उसमें काम आएगा, क्या कोविड के बाद कुछ ऐसा हुआ है जिससे हमारे अंदर कुछ चेंजेस आए हैं और हमारा दिल भी बदल गया है, पहले के मुकाबले अब बहुत वर्नरेबल हो गया है? देखिए ये हम बहुत देखता है। ये तो 41 ईयर था डॉक्टर गांधी, एंड यू नो वी सी मेनी पेशेंट्स जिसका उम्र 22, 23, 24 भी होता है, 31 होता है, 32 होता है। सो दिस इज नॉट इनफ्रीक्वेंट, एंड ही वाज अंडर ट्रेमेंडस स्ट्रेस का पास था, बहुत स्ट्रेस था, 14 आवर्स काम कर रहा था। और वी नो, जस्ट नाउ आई टेल ऑफ माई सेल्फ, I also work for 14 to 15 hours daily. I have no Sunday if I am in the city. तो हम अभी एक एंजियोप्लास्टी कर रहा था, तो वो कंप्लीट ऑक्लूशन था, थोड़ा टाइम लगा। नीचे से फोन जा रहा है, आकाश फोन कर रहा है, हमारा असिस्टेंट फोन कर रहा है, हम भी तनाव में है। सो हम लोग ऑलवेज तनाव में रहता है, और ये इंटरवेंशन जो है स्पेशली बहुत तनाव का काम है एंड बहुत स्ट्रेस रहता है। तो उसलिए हर कार्डियोलॉजिस्ट को, हम लोग कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होते ना है, ऑलवेज बोलता रहता है कि आप लोग स्ट्रेस को थोड़ा रिलीफ कीजिए, क्योंकि स्ट्रेस भी स्मोकिंग का माफिक है। आप स्ट्रेस को जरूर रिलीफ करना है, और स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए दो चीज बहुत महत्वपूर्ण और गुरुत्वपूर्ण है। एक है कि आपको थोड़ा जॉगिंग की ब्रिस्क वॉकिंग करना है, जॉगिंग सबसे अच्छा है, जॉगिंग क्या ब्रिस्क वॉकिंग करना है। और आपको सेकेंड थिंग, थोड़ा आसन करने से अच्छा है, आसन प्राणायाम मिक्सचर, नॉट फॉर टू मच, 15 मिनट्स you select some asanas which are very good and you jog for some time if possible. But one thing, before jogging हम लोग को एक बार TMT करके देख लेना है। ये डॉक्टर के लिए नहीं, कार्डियोलॉजिस्ट के लिए नहीं, हर आदमी के लिए है। हमारा ये साउथ ईस्ट एशिया में ये coronary artery disease in this subcontinent is so common that each and everybody of us हमको सतर्क रहना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, आपका ये कहना है कि उन पॉसिबिलिटी है कि उनको अगर कोई और इशू नहीं था, लेकिन स्ट्रेस ने उनको इस लेवल पे पहुंचा दिया? स्ट्रेस तो विजिबल है सर, स्ट्रेस विजिबल है, लेकिन इनविजिबल समटाइम्स। हम 22 बरस का एक मेल पेशेंट हमारा पास आया, और एक हॉस्पिटल में मैसिव हार्ट अटैक, थ्रोम्बोलाइसिस किया, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया, लेकिन चेस्ट पेन कमती नहीं होता है। तो हमारा पास आया, हम आध घंटा का अंदर ले गया उसका पिताजी माताजी, देयर इन द 50s, मिड 50s, रोता रहता है। तो हम एंजियोप्लास्टी के लिए ले गया, एलईडी को ओपन कर दिया, और वो एकदम अच्छा है। वो योग व्यायाम करता था, नॉन वेजिटेरियन था, नो कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर, नॉन स्मोकर, ब्लड प्रेशर नॉर्मल, no diabetes, blood sugar absolutely normal, then cholesterol normal 120 only, then triglyceride normal, little lipoprotein normal, वो भी एक रिस्क फैक्टर होता है। and lastly is hypothyroid, mildly hypothyroid। उस हाइपोथायराइड को ट्रीट भी नहीं करता है, लेकिन हाइपोथायराइडिज्म इज ऑल्सो ए बिग रिस्क फैक्टर एंड वी हैव सीन इट। हम लोग देखता है, डेली देखता है, हम लोग को उतना गुरुत्व तो नहीं देता है, बट हाइपोथायराइडिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। और जो लोग अच्छा बहुत तनाव से रहता है, बहुत स्ट्रेस रहता है, उनका रात में नींद भी अच्छा नहीं होता है, तो नींद भी अच्छा नहीं। ठीक है, ये सारे रीजन तो हैं डॉक्टर भाटी। मैं आप जी बिल्कुल। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन इजी लाइफ 7 था, तो इस टाइम 8 कर दिया लास्ट ईयर में, नवंबर और अक्टूबर 2020 में। तो 8 क्या दिया, नस्ली हर आदमी को 7 से 8 घंटा अच्छा से नींद आना है, ओनली नींद। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर भाटी के पास जा रहा हूँ। डॉक्टर भाटी, आपके अनुभव में क्या कुछ ऐसे चेकअप्स आए हैं जहां आप इन्वॉल्व रहे हो, उनका सब कुछ सही हो और आपको बाद में पता चला कि कुछ हार्ट से रिलेटेड बड़ा इशू हो गया?
बिल्कुल, देखिए अभी स्पेशली हम काफी टाइम से बात कर रहे हैं यंग हार्ट अटैक्स की, और पोस्ट पैंडेमिक इसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि पैंडेमिक के दौरान तो हम देख रहे थे 2 साल के अंदर ज्यादातर हार्ट को लेकर हम उतना ज्यादा बात नहीं कर रहे थे और उस तरह के चेकअप्स भी नहीं हो रहे थे। एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी ज्यादातर लोगों को क्या रहती है कि टेस्ट वो करा लेते हैं। टेस्ट का एक प्रचलन है कि एक सीरीज ऑफ ब्लड टेस्ट करा लिया आपने काफी सारे, जिसको मास्टर हेल्थ चेकअप या इस तरह की चीजें कहते हैं। तो जब भी कोई ऐसा प्रॉब्लम होती है किसी के भी साथ, तो वो कहते हैं हमने तो टेस्ट कराए थे पर वो ठीक थे सभी चीजें। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि राइट टेस्ट कराना, राइट एज के अंदर टेस्ट कराना। पहले हम कुछ टाइम पहले बात करते थे कि एक रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन करनी जरूरी है, कि ये हाई रिस्क वाले लोग आ गए तो इनको ये टेस्ट कराने हैं, इनको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। कुछ रिस्क फैक्टर है वो तो आमतौर पे आजकल हम सभी को देख ही रहे हैं। इवन जब हम लार्ज स्क्रीनिंग करते हैं, जैसे मैं एक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हूं और हम इस तरह की कई बार लार्ज स्क्रीनिंग करते हैं, तो काफी ज्यादा हम देखते हैं इवन कॉलेजेस वगैरह में, स्कूल में भी बहुत सारे यंगस्टर्स हमारे प्री हाइपरटेंसिव, प्री डायबिटिक। तो ये मेटाबॉलिक वाली चीजें तो चलिए हम बात कर रहे हैं कि नॉन है, पर बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें हैं। अभी आप ये देखिए कोविड के दौरान जो वर्क फ्रॉम होम वाला कल्चर काफी ज्यादा पॉपुलर रहा है, और जो बात करते हैं हम कि काफी सारे कॉर्पोरेट्स वगैरह के अंदर यूथ में स्पेशली अगर हम देखें तो उनकी सीटिंग जॉब रहती है लॉन्ग आवर्स के अंदर। तो जो सीटिंग आपका काम है काफी लंबे समय तक, तो उसको भी उतना ही रिस्की माना जाता है जितना आपका स्मोकिंग है। दूसरा जो सबसे बड़ा एक अपार्ट फ्रॉम हमारे जो कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर हैं लाइफस्टाइल वाले, दूसरा जो रिस्क फैक्टर उभर कर आ रहा है वो आपका स्लीप डिप्राइव्ड होना। नींद लोगों की बिल्कुल, आपको मैक्सिमम यूथ मिलेंगे स्लीप डिप्राइव्ड। एंड थर्ड, जैसा हम बात कर रहे हैं, डेफिनेटली सोशल स्ट्रेस एक काफी बड़ा रिस्क फैक्टर है कि हम फाइट एंड फ्लाइट मोड पे रहते हैं हमेशा, और छोटी छोटी बात ये हमारे कोर्टिसोल हार्मोन को ट्रिगर करती है, तो ये भी एक काफी बड़ा रिस्क फैक्टर है। रही बात टेस्ट की, जैसा मैंने आपको बताया फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है कि सिर्फ ब्लड टेस्ट करा लेते हैं। देखिए काफी सारी चीजें होती है, बिना खाली ब्लड टेस्ट से हम ये रूल आउट नहीं कर सकते कि आपको कोई प्लाक डेवलप हो रहा है कि नहीं, आपकी कोरोनरी, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक सिंपल ब्लड टेस्ट से हम ऐसा बता दें। एक जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन लोगों को रहती है कि कई बार वो अपना एक टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल टेस्ट करा लेते हैं और कहते हैं कोलेस्ट्रॉल हमारा ठीक था। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराना बहुत जरूरी है, जिसके जरिए हम जान सकते हैं एलडीएल के आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है। कुछ और भी इस तरह के एडवांस टेस्ट है, बट वो आपके अगर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, होमोसिस्टीन लेवल नाम का एक टेस्ट होता है जो आपके कार्डियक रिस्क को बता सकता है। बट बहुत और चीजें हैं, इको, टीएमटी वगैरह। इसके अलावा एक सीटी स्कैन, कोरोनरी एंजियोग्राफी भी अगर हाई रिस्क वाले हमारे यूथ हैं, यंगस्टर्स हैं, तो उसके जरिए पता लगाया जा सकता है कि आपकी काफी सारे हम सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफीज करते हैं, जिसमें हम देखते हैं यूथ के अंदर 40% ब्लॉकेज है, 50% ब्लॉकेज है। तो इसी तरह के कई बार ये जो स्मॉल ब्लॉकेज होते हैं, ये भी छोटी छोटी चीजों से कई बार ट्रिगर होके रप्चर हो जाते हैं, और उनमें भी ऐसी चीजें देखी गई है। तो इसलिए मैं और दूसरा हम बात करते हैं कि तो एक मिनट भाटी साहब, मुझे क्योंकि यहाँ पे ब्रेक लेना होगा, समय हो गया है करीब 15 के आसपास, तो एक छोटा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आके यही चीजें कि देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो मेडिकल की भाषा में समझाई जा सकती है, कही जा सकती है, लेकिन जिस तरह का माहौल इन दिनों बन गया है पिछले 1-1.5 साल 2 साल के अंदर, और जिस तरह के घटनाएं हमें सुनने को मिलती है, सब लोग एक कॉमन सवाल पूछते हैं कि मैं अपने हार्ट की हेल्थ को कैसे चेक कर सकता हूं। क्या कि ईसीजी मेरी हार्ट की हेल्थ बताएगा, क्या 2D को बताएगा, कि स्ट्रेस टेस्ट बताएगा, या उसके ऊपर अभी जो समीर जी ने बहुत सारे टेस्ट बताए वो कराएं। वो क्या टेस्ट हैं जो मुझे कराने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे जब तक पता नहीं चलेगा मुझे तो लग रहा है कि सब कुछ ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सवाल ही अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। और दिल का लेकिन कसूर किसका? डॉक्टर गांधी की मौत ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट जिन्होंने खुद 16,000 से ज्यादा सर्जरियां की और आखिर में वो एक अजीबोगरीब तरीके से खुद हार्ट अटैक का शिकार हुए और आज हमारे बीच में नहीं है। तो डॉक्टर रस्तोगी, जैसा मैंने ब्रेक से पहले कहा कि क्या हो जिससे हमें पता चले, डॉक्टर गांधी भी देखा जाए तो खुद वो पूरा सिचुएशन को शायद रीड नहीं कर पाए, एक आम व्यक्ति के लिए तो और मुश्किल हो जाता है। ईसीजी पे आपको कुछ पता लग नहीं रहा, तो अगर किसी व्यक्ति को जानना है, आज ये सवाल उठे कि भाई मैं कैसा हूं, मेरा हार्ट कैसा है, उसे क्या कराना चाहिए? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और हर पेशेंट के दिमाग में यही बात आती है कि हमें ऐसे कौन सी जांच करानी चाहिए जिससे कि हमें पता लगे कि हमें हार्ट नॉर्मल है या कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका सीधा जवाब यह है कि कोई भी टेस्ट ऐसा नहीं है जिसके बेसिस पे हम ये कह सकें कि आपका हार्ट बिल्कुल नॉर्मल है और अब आपको कोई
समस्या होने की कोई चांस नहीं है। लेकिन ये कह करके कहना छोड़ देना नहीं चाहिए। एक जो सिंपल सबसे अच्छा रिकमेंडेशन है वो ये है कि अपना ब्लड प्रेशर आपको कम से कम 6 महीने में एक बार जरूर चेक करना चाहिए अगर वो नॉर्मल है, और अगर वो एबनॉर्मल आता है तो फिर आपको डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ब्लड प्रेशर टेस्ट करने चाहिए और उसकी दवा खानी चाहिए। दूसरे नंबर का जो टेस्ट है जो आपको जरूर कराना चाहिए वो है ब्लड शुगर, क्योंकि डायबिटीज और हाइपरटेंशन ये दोनों हार्ट के लिए बहुत बड़े रिस्क फैक्टर है, और ये आपके एबनॉर्मल होने के बावजूद भी नहीं पता चलेगा कि ये एबनॉर्मल है, और अंदर ही अंदर आपकी शरीर को ये नष्ट करते रहेंगे। इसलिए ये दोनों जांचें हमें 1 in 6 months जरूर करनी चाहिए, और अगर ये एबनॉर्मल आती हैं तो इसका इलाज करना चाहिए। ठीक है। तीसरे नंबर पे अगर हम जी। हार्ट के लिए जाते हैं तो जो रिकमेंडेड टेस्ट है वो है एको, स्ट्रेस एको के फॉर्म में, जिसमें कि हम एक्सरसाइज करते हमें हार्ट का एकोकार्डियोग्राफी करते हैं। इस जांच से हमें बड़ी सारी चीजें पता लगती है। एक तो कि ये हार्ट को कोई प्रीवियस डैमेज तो नहीं है, कोई वाल्व के अंदर प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई अन्य तरह का रिस्क फैक्टर हार्ट को तो नहीं है, और इसके अलावा हार्ट को जब हम स्ट्रेस देते हैं, जब हमारे को डे टू डे एक्टिविटीज में दौड़ना भागना पड़ता है, या जिस वक्त हमारे हार्ट पे स्ट्रेन आता है तो हार्ट कैसा बिहेव करता है, क्या उसका मूवमेंट नॉर्मल रहता है, क्या उसके अंदर कोई वाल्व की प्रॉब्लम पैदा होती है, क्या उसके अंदर कोई प्रेशर चेंजेस होते हैं, तो ये सारी चीजें हमें स्ट्रेस एको से पता चल जाता है। इसके अलावा हमारी लॉन्जेविटी भी इस बात से कोरिलेट होती है कि हमारी एफर्ट टॉलरेंस कैसी है। अगर हम अच्छे से एक्सरसाइज कर सकते हैं, अगर हम हमारी एफर्ट टॉलरेंस अच्छी है तो हमारी लाइफ ज्यादा बीमारी से मुक्त और ज्यादा लंबी रहती है। तो एक स्ट्रेस एको जरूर एक ऐसा टेस्ट है जो कि 1 in 2 years करते रहना चाहिए अगर ये नॉर्मल आता है। डॉक्टर दीवान, आप इसमें कुछ जोड़ेंगे? कोई और टेस्ट आप जो रिकमेंड करें? विशाल हैज कवर्ड एवरीथिंग आई थिंक, बट जो इम्पोर्टेंट है और वो चीज है कि हमको कार्डियोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स एंड ऑल्सो यंग प्रोफेशनल्स और मिडिल एजेड प्रोफेशनल्स, ऑल ऑफ देम हैव लॉट ऑफ टेंशंस। तो वो जो स्ट्रेस रहता है वो तनाव के थोड़ा लेस करना है, और तनाव रिडक्शन करना बहुत ही एसेंशियल है। एंड ये बोला जाता है कि ये भी स्मोकिंग का माफिक है। और एक चीज ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है वो है एक्सरसाइज। देखिए, ये हार्ट का बीमारी का 100 माइल दूर रखना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। आप टेस्ट कीजिए कि नहीं कीजिए, आप थोड़ा ये रूल मानिए कि आप टोबैको प्रोडक्ट्स टच नहीं करेंगे। नो स्मोकिंग, नो सिगरेट, नो बीड़ी। पर डॉक्टर साहब, डॉक्टर गौरव गांधी के ये सारे थे ना, तो वो स्मोक कर रहे थे, ना वो सिगरेट पी रहे थे, ना वो अल्कोहल ले रहे थे, और वो एक्टिव भी थे, एक्सरसाइज भी कर रहे थे। हम अभी आपको एक बोला 22 इयर्स का ओल्ड का एक एग्जांपल दिया जिसका कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है, और हम तीनों कार्डियोलॉजिस्ट का ऐसा पेशेंट डेली मिलता है जिसको हार्ट अटैक लेके आता है, बट कोई कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर नहीं है। हम जो बोलने चाहता है, आप जो प्रश्न किया था बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जे कैसे इस बीमारी का दूर रखना है, ये बहुत ही सहज है और सरल है। नंबर 1 क्या करना है, टोबैको प्रोडक्ट से हमको सबको दूर रहना है। 1 million पेशेंट्स डाई एवरी ईयर हमारे मेरा देश में जो टोबैको प्रोडक्ट्स का लिए होता है। सेकेंड थिंग जो बोला अभी विशाल, वो जो शुगर है, शुगर को एकदम नॉर्मल रखना है। फास्टिंग शुगर 100 से कम ही रखना है। उसके लिए जो जो दरकार है, डायबिटिक फूड लेना है। हमको पास डायबिटीज का पेशेंट्स आता है, बोलता है सर आम लिया तो ले लेता है, वैसा करने से तो नहीं आप चलेगा। ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि आप इंस्टेड की बहुत ज्यादा इस पर ध्यान दे कि मुझे ये कराना है, मुझे वो कराना है, ऐसा करना है, आप अपनी दिनचर्या को स्वस्थ रखिए, अच्छा खाना खाइए, प्रॉपर एक्सरसाइज कीजिए, सारा ये जो अल्कोहल है, टबैको है, इससे दूर रहिए, और कोशिश कीजिए कि स्ट्रेस, नींद भी बहुत नींद भी एक इम्पोर्टेंट। चलिए, क्योंकि ये आज का शो ऐसा है जहां सवाल इतने ज्यादा है मन में कि कैसे, लेकिन समय की थोड़ी दरकार रहेगी, मुझे पता भी नहीं चला और शो खत्म होने का टाइम आ गया। लेकिन ठीक है, आप लोगों ने जो सारी बातें बताई, कौन से टेस्ट जरूरी हैं, लाइफस्टाइल कैसी जरूरी है, और सर्टेन कुछ एग्जांपल्स भी आपने दिए कि भाई सब कुछ ठीक होते हुए भी कोई भरोसा नहीं किसी चीज का, लेकिन क्या आप कर सकते हैं वो ये चीजें हैं, तो इनको जरूर किया जाए, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी कोई और घटना फिर ना घटे अगर हम सब लोग इन चीजों को फॉलो करें। यही फिलहाल में किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।